हेलो बच्चों। बेटा कैसे हो आप लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैंसर। ठीक है, ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। क्या होती है बेटा? एक ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। तो डिजीजेस को जो देखिए, मैंने एड्स आपको इसलिए क्योंकि वो अलग से आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने एड्स को उसमें पढ़ा दिया था। लेकिन एक्चुअली एड्स आता है आपका इन्फेक्शियस डिजीज में। किस में आता है बेटा? आपका इन्फेक्शियस डिजीज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था वो क्या था बेटा? एड्स। ठीक है, और एड्स में भी उसको बताने से पहले मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्या होता है एससीआईडी और क्या होता है एड्स। दोनों में डिफरेंस बताया था। और मैंने आपको बताया था कि एड्स जो होता है बेटा वो एक्वायर्ड होता है। इसको आप अपने जन्म के बाद इसको लाइफ लॉन्ग के टाइम पर, जब आप क्या कहते हैं उस टाइम पर उसको अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एससीआईडी की बात करते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करते हैं बेटा, तो वो कैसा था? एक जेनेटिक डिसऑर्डर था। ठीक है, आ गई थी बात समझ में? चलिए, तो ये वाला पॉइंट मुझे समझ में आ गया था कि कहां पर क्या चीजें हुई थी और किस। अच्छा मुझे बताइए कि एससीआईडी की जो हमने बात की थी तो कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई थी बेटा? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हुई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमने एड्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। ठीक है बेटा, मैं इसी क्या कहते हैं लेक्चर के लास्ट में आपको, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड और विंडो पीरियड बताना भूल गया था, तो इसी क्लास के अंत में मैं दोनों की डेफिनेशन लिख दूंगा और लास्ट में उसको वापस से मैं समझा दूंगा। वैसे मैंने समझाया था लेकिन मैंने वहां पर डेफिनेशन को लिखा नहीं था। तो मुझे आशा है कि आप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन इन केस कोई दिक्कत हुई होगी बेटा तो मैं यहां पर वापस से उसको लिख दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अगर हम कैंसर पढ़ते हैं तो जैसे कि हम हर क्लास में करते हैं बेटा, एक हम क्विक रिवीजन करते हैं और क्विक रिवीजन में हमने ये तो देख ही लिया था। ठीक है बच्चों, चलिए। फिर मैंने बात किया था कि जो आपका एड्स होता है या एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है बेटा, वो HIV-1 या HIV-2 वायरस के कारण होता है। अगर हम HIV-1 की बात कर रहे हैं तो वो ये इंडिया में मोस्ट कॉमन है और वर्ल्ड वाइड बेटा ये फैला हुआ है। ठीक है, और अगर हम HIV-2 की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये वेस्ट अफ्रीका में फैला हुआ है। कहां बेटा? वेस्ट अफ्रीका में, मैंने लिखा हुआ था देखो। चलिए, ठीक है, तो ये सब बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? तो जरूरी नहीं है, इस स्ट्रक्चर को याद करना जरूरी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको इस वायरस को इसलिए समझा दिया बेटा क्योंकि ये, खैर अभी नहीं, लेकिन जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तो इसको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये था क्योंकि मुझे यहां पर एक जीपी ग्लाइकोप्रोटीन 120 रिसेप्टर बताना था। क्योंकि जीपी 120 जो रिसेप्टर होता है ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा? मैक्रोफेज के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तभी उससे अटैच होकर फिर वहां पर वो अपने जेनेटिक मटेरियल को मैक्रोफेज के अंदर डाल देता है। और फिर आप पैथोजेनेसिस बहुत अच्छी तरीके से जान ही रहे हैं कि किस तरीके से होता है। ठीक है, अब अगर मैं एचआईवी वायरस की बात करता हूं बेटा तो उसमें आपको एंजाइम्स बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे। 3 एंजाइम मैंने बताए थे। एक क्या था बेटा? आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एक क्या था आपका प्रोटीएज, और एक क्या था बच्चों आपका इंटीग्रेस। चलिए, तो ये एंजाइम्स आपको याद रखना मस्ट है। ये एंजाइम्स आपको याद रखने ही रखने हैं। और अगर इसमें भी अगर मैं दो इंपॉर्टेंट की बात करूं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेस, जिसका यूज भी मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस। तो आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन वायरस किस तरीके से एंटर करता है और किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। और फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिएक्ट करती है। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये GP120 जो रिसेप्टर था बेटा ये जुड़ेगा, फिर अपने जेनेटिक मटेरियल को डाल देगा, फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में चेंज करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जाकर होस्ट की जो सेल होगी बेटा यानी कि मैक्रोफेज जाके उसके डीएनए से क्या कर जाएगा? इंटीग्रेट कर जाएगा और अपने अकॉर्डिंग क्या बनवाएगा? फिर मैसेंजर आरएनए और फिर प्रोटीन बनवाएगा और नए नए वायरियॉन्स बन जाएंगे। और
थ्रू एक्सोसाइटोसिस। याद रखिएगा, एक बच्ची ने पूछा कि सर आपने बोला कि जब मैक्रोफेज बस्ट नहीं होगी तो फिर कैसे वायरस बाहर आएंगे बेटा। आपने जब बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा तो बल्क ट्रांसपोर्ट में आपने पढ़ा होगा एक एंडोसाइटोसिस यानी कि फैगोसाइटोसिस, और एक आपने पढ़ा होगा बेटा आपका एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बेटा वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, कई टाइम पर ये मैक्रोफेजेस बस्ट भी हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये जो न्यू वारियंट्स होंगे, और फिर मैंने यहां पर एनसीईआरटी का डायग्राम भी जो था मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया था कि किस तरीके से ये वाला डायग्राम आपको लर्न करना है। और मैंने यहां पर नोट बोला, इन्फेक्टेड सेल कैन सर्वाइव while viruses are being replicated and released, ठीक है। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी मैक्रोफेजेस है वो कैन सर्वाइव करने का मतलब कि सर्वाइव कर भी सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो और उसके बाद फिर ये जो बेटा थे मैक्रोफेज के बाद ये टी सेल को इन्फेक्ट करेंगे और सेम साइकिल टी सेल में भी चलाएंगे। और सिंपल सी बात है, टी सेल बेटा बस्ट होगी, और बस्ट होने के बाद बेटा टी सेल का काउंट धीरे धीरे, या टी हेल्पर सेल का काउंट धीरे धीरे बेटा कम होने लगेगा। और इसीलिए जो मैंने एड्स में जो एक कैरेक्टरिस्टिक जो चीजें देखी थी वो ये था, डिक्रीज इन नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल, ठीक है। और इसका नंबर भी मैंने आपको याद करवा दिया था। फिर मैंने आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन बहुत अच्छी तरीके से बताया था बेटा। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, पेरेंटल रूट के थ्रू हो सकता है, और ट्रांसप्लेसेंटल रूट के थ्रू भी हो सकता है, और लैक्टेशन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, उनसे नहीं फैलता है एड्स, उनसे नहीं फैलता है। मतलब टच मात्र से, फिजिकल कांटेक्ट से, हगिंग से, किसिंग से, शेयरिंग मील से, किसी के साथ हाथ मिलाने से अगर किसी को है, ठीक है, स्नीजिंग से, कफिंग से, उससे यानी कि मॉस्किटो बाइट से, इन सभी से जो ये जो मिसकंसेप्शन है इनसे याद रखिएगा, इनसे एड्स नहीं फैलता है। बॉडी फ्लूइड्स का मिलना जरूरी है। फिर मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे बेटा कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एक एसिम्टोमेटिक फेज थी, एक आपकी एसिम्टोमेटिक फेज थी, फिर आपकी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स था, और फिर थर्ड क्या था बेटा आपका फुल ब्लोन एड्स था। क्या बेटा था? फुल ब्लोन एड्स। तो इन सब चीजों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की थी बेटा। फिर मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कोई क्योर नहीं है, मेरा जो मेन पर्पस होगा वो वायरल लोड को कम करना होगा। किस तरीके से वायरल लोड को मैं कम कर रहा था, ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा बता दी थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, ये याद रखिएगा बेटा कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको और नॉन गवर्नमेंटल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओज होते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एड्स को कंट्रोल करने में, ठीक है। बाकी याद रखिएगा, अगर बेटा किसी को कोई भी पेशेंट अगर एड्स से ग्रसित होता है तो हमारी सरकार जो भी उसकी मेडिसिन होती हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नाको के थ्रू बेटा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती हैं। और बिलीव मानिए, ये जो मेडिसिन होती हैं इनका जो रेट होता है, मतलब रेट मतलब कहने का मतलब क्या है, जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है बेटा। और फिर मैंने क्या बोला, 1 दिसंबर जो था वो एड्स डे था बेटा, ठीक है, रहता है इस दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है बेटा? क्योंकि हम जागरूकता को फैला सके। और ये रेड रिबन आपको याद रखिएगा, ठीक है। एक ट्रेन भी चलती है बेटा हमारे यहाँ, रेड रिबन एक्सप्रेस के नाम से बेटा, उसमें आपके जो भी क्या कहते हैं जागरूकता फैलाने के लिए वो चलाई जाती है इंडियन रेलवेज के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पूरा पॉइंट मुझे समझ में आ गया था। तो अब मैं बहुत अच्छी तरीके से बेटा अब स्टार्ट कर सकता हूं। क्या क्या स्टार्ट कर सकता हूं बेटा? एड्स को स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बेटा अगर हम बात करते हैं कैंसर की, ठीक है, तो एक आपको बहुत सबसे पहले हमको कैंसर के थोड़े से बेसिक्स को समझना होगा। बेसिक्स को समझने के बाद ही हम कैंसर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बेटा हम उनको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन समझिए और उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा। मैं यहां पर बोल रहा हूं अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड नॉन रेगुलेटेड, अनकंट्रोल्ड नॉन रेगुलेटेड मतलब कि अनकंट्रोल्ड कोई भी चीज क्या होगी? अनकंट्रोल्ड होगी, मतलब उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा।
अनरेगुलेटेड मतलब उसमें कोई रेगुलेशन भी नहीं हो रहा होगा। एबनॉर्मल मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड, और बताइए क्या, नॉन रेगुलेटेड पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बेटा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद हम आगे की चीज देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं बेटा, तो डेफिनेशन में मैं सबसे पहले बोलूंगा अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड या नॉन रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, ठीक है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सेसिव, एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिविजन्स, ठीक है बच्चों। अनकंट्रोल्ड, नॉन रेगुलेटेड, एबनॉर्मल, एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोलीफरेशन, प्रोलीफरेशन ऑफ सेल्स, ऑफ सेल्स known as कैंसर, known as कैंसर, ठीक है, known as कैंसर, ठीक बच्चों। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग ने जो यहां पर जो वर्ड्स देखे हैं उसको हम लोग बांटना चाहिए। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है बेटा, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो सेल डिवीजन हो रहा है वो रेगुलेटेड फॉर्म में होता है। अगर आपने 11th में बेटा पढ़ा होगा माइटोसिस, अभी बात करेंगे उसकी, ठीक है। जब हम बात करेंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा तो बात मैं नहीं करूंगा, ठीक है, थोड़ी बहुत मैं जितना भी यहां पर यूज होगा उस चीज को मैं वहां पर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आपने 11th क्लास में जब माइटोसिस पढ़ा होगा बेटा, तो माइटोसिस में आपने पढ़ा होगा कि वो जो डिवीजन होता है हमारी बॉडी में वो कंट्रोल्ड मैनर में होता है, ठीक है। वहां पर आपने कुछ चेक पॉइंट्स पढ़े होंगे, G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, और क्या बेटा, एक एम चेक पॉइंट भी होता है। क्या होता है, एम चेक पॉइंट भी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो माइटोसिस हो रही है ये अनकंट्रोल्ड होगी, ठीक है, इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होगा, ये एबनॉर्मल है नॉर्मल के बजाय, ठीक है, ठीक है। इसी को हम लोग ने क्या बोला है, कैंसर, ठीक। अब इसको समझ गए, अब याद रखिएगा, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर नोन एज स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर नोन एज ऑन्कोलॉजी। क्या बोलेंगे बेटा उसको, ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीज थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, ऑन्कोलॉजी, ठीक। चलिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब आप और समझिए, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं बोल रहा हूं कि कैंसर, जितने भी कैंसर होते हैं दे आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, दे आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो जिसको हो गया है उसके प्रोजेनी में चला जाएगा, नहीं, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि कैंसर इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, हेरिडिटरी नहीं बोल रहा हूं बेटा। हेरिडिटरी बोलता तो बात अलग होती, मैंने यहां पर क्या बोला है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ध्यान रखा करो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यही छोटे छोटी चीजें हमारे एजर्सन रीजन में काम आती हैं, ठीक है। मैंने हेरिडिटी नहीं बोल रहा है, मतलब कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो ऐसा नहीं कि वो उसके प्रोजेनी में पास हो जाएगा, मतलब प्रोजेनी में भी कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये वाला पॉइंट आपको बता दिया। तो अब यहां पर मैं एक नोट लिखने वाला हूं बेटा, और ये नोट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर इज ए एसेंशियली
essentially genetic disorder which is cancer is a essentially genetic disorder which is caused by multiple mutational events मैंने क्या बोला बेटा? मल्टीपल म्यूटेशनल इवेंट्स। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग गोला कर देते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। मल्टीपल म्यूटेशनल इवेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो म्यूटेशंस होंगे, म्यूटेशन किस में होगा? जीन्स में होगा। एक्चुअली यहां पर क्या होता है आपका? पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन। यहां पर क्या होगा आपका? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन। तो याद रखिएगा, बहुत सारे जीन्स में जो कि हमारे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ को रेगुलेट करती हैं या नॉर्मल माइटोसिस को रेगुलेट करती हैं, अगर उन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए, अभी जीन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने क्या बोला कि बहुत सारी जीन्स ऐसी होती हैं जो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी नॉर्मल ग्रोथ और नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर उस जीन्स में, उन जीन्स में क्या हो जाए? म्यूटेशन और मल्टीपल म्यूटेशनल इवेंट्स हो जाएं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अब वो जीन्स थी, अब वो एबनॉर्मल हो गई, और एबनॉर्मल जीन्स एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करके एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स को बनाएगी, और एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स उनका जो जिन सेल्स पे वो काम कर रहे हैं, उन सेल्स का क्या होने लगेगा? एक्सेसिव प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जीन में म्यूटेशन, बहुत सारी जीन्स होती हैं, 3 जीन्स होती हैं, भी बात करूंगा मैं। जीन्स नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करती हैं, ठीक है? आगे बात समझ में। और अगर इन जीन्स में क्या हो जाए? म्यूटेशन। इन जीन्स में क्या हो जाए? म्यूटेशन। तो अब ये जीन नॉर्मल से एबनॉर्मल में चेंज हो जाएंगी, और इसी चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या? ठीक है। और ये जब जीन्स ट्रांसफर हो जाएंगी, मतलब एबनॉर्मल जीन्स में, तो ये एक्सेस फॉर्म में क्या बनाएंगी बेटा? एक्सेजरेटेड फॉर्म में क्या बनाएंगी? एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स को बनाएंगी, और ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे बहुत सारा अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन के लिए, जिसको मैंने क्या बोला? कैंसर। तो मैंने बहुत आराम से कैंसर की डेफिनेशन को समझाया, और फिर मैंने यहां पर ये जो लिखा है इस नोट को भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझा दिया, और मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है ये वाले पॉइंट में बेटा कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये पॉइंट भी मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक बच्चे, तो मैंने क्या बोला? बहुत सारी जीन्स होंगी, एक्चुअली 3 जीन्स होंगी। एक को हम लोग बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, एक को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, और थर्ड को हम लोग बोलते हैं बेटा सुसाइडल जीन्स। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि काम क्या है इसका। पूरी बात, पहली बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? अगर हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। मैंने क्या बोला? नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ। मैंने क्या बोला बेटा? नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी ग्रोथ। नॉर्मल सेल ग्रोथ इज अंडर कंट्रोल ऑफ सम रेगुलेटरी जीन्स। इसका मतलब मैंने अभी तो बताया बेटा, मैंने अभी तो बताया कि कुछ रेगुलेटरी जो जीन्स होंगी, ठीक है, जिनके कंट्रोल में 3 चीजें होंगी, जैसे कि सेल प्रोलिफरेशन यानी कि सेल डिवीजन, ठीक है, दूसरा किस तरीके से सेल डिफरेंशिएट होती हैं, और उनके जीवित रहने का क्या कारण है। ठीक है, इन सारी चीजें के लिए सेल डिफरेंशिएशन, सेल प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल के लिए कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर ये जीन्स में कुछ चीजें अफेक्ट कर जाएं इन जीन्स को, अभी हम लोग बोलेंगे इसी को हम लोग ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन की। क्यों हो रहा है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन? हो रहा है मतलब ये जो जीन्स हैं,
जो कि नॉर्मल चीज को रेगुलेट कर रहे हैं, जब इसमें क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तब ये चेंज हो जाएंगी एबनॉर्मल जीन्स में, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आपका एबनॉर्मल 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 ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दीज जीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये 3 जीन्स होती हैं बेटा, 3 जीन्स होती हैं, पहले इनको पहले समझिए और उसके बाद फिर मैं इसको लिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने बात करनी है प्रोटो ऑन्कोजीन्स की। क्या बात करनी है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स की। सुनते रहना बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे बेटा। प्रोटो ऑन्कोजीन का मेनली काम क्या है, पूरी बात ध्यान से सुनना। प्रोटो ऑन्कोजीन जब एक्टिवेट होती है, प्रोटो ऑन्कोजीन जब एक्टिवेट होती है, तो ड्यूरिंग इट्स एक्टिवेशन सेल डिवाइड, सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, और इसके एक्टिवेशन के कारण बेटा बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं, ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर्स बनते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये जो जब प्रोटो ऑन्कोजीन जब एक्टिवेट होती है, तो इस टाइम पर सेल नॉर्मली डिवाइड कर रखी होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, दूसरा होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये जीन होती है जो कि जो सेल्स हैं जो कि नॉर्मल तरीके से डिवाइड करके बन रही हैं, उनको एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होने से रोकती हैं। ट्यूमर कौन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब कि वहां पर ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। आ गई बात समझ में? और थर्ड मैंने क्या बोला, सुसाइडल जीन्स। होता क्या है बेटा, कभी कभी कि मान लीजिए कोई म्यूटाजन आया, सॉरी कोई कार्सिनोजन आया, कार्सिनोजन अभी बात करूंगा, बस आप अभी इतना मानिए कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर दे, उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दे, अब वो सेल्स आपका क्या क्या करेंगी बेटा, एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करेंगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो जब वो बहुत ज्यादा माइटोसिस करेंगी तो बहुत ज्यादा नंबर में सेल्स को बनाएंगी। ठीक है, और इसी को मैंने क्या बोलना है, ट्यूमर। बात करूंगा अभी टाइप्स ऑफ ट्यूमर की, अभी हम लोग इन चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर यहां तक कोई दिक्कत है बेटा तो मुझे बताओ। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम बात करते हैं तीनों जीन्स के बारे में। ठीक है, मैंने बताया था क्या, एक क्या होती है बेटा आपकी प्रोटो ऑन्कोजीन। तो अगर हम प्रोटो ऑन्कोजीन के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो इट इंड्यूसेस सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि व्हेन इट एक्टिवेट्स सेल डिवाइड, जब ये एक्टिव होगी तो सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इट इंड्यूसेस सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब ये सेल प्रोलिफरेशन को कैसे, सेल प्रोलिफरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम सेल प्रोलिफरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये सेल प्रोलिफरेशन को रेगुलेट कर रही होगी। सबसे पहली बात, ये जीन्स क्या बनाती है बेटा, ग्रोथ फैक्टर। क्या बनाती है बेटा, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर जो कि सेल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स को बनाएगी। आ गई बात समझ में? और बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। आ गई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो मैंने ये बोला आपको कि ये जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं बेटा किसे, सेल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में? जब ये एक्टिव तो सिंपल सा, अब अगर ये आपको याद नहीं भी रखना है तब भी कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं और बस उस लाइन को आपको याद रख लेना है कि प्रोटो ऑन्कोजीन व्हेन इट एक्टिवेट्स, जब ये एक्टिवेट होगी तो क्या होगी, सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। इतना तो याद रख सकते हो, इतना तो याद रख सकते हो बेटा कि प्रोटो ऑन्कोजीन क्या कर रही होगी। ठीक है, चलिए अब ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेगी, सुनना बात ध्यान से। ट्यूमर सप्रेसर जीन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो इट इनहिबिट्स
एक्सेस प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, मतलब ये प्रोलिफरेशन तो ये करा रहा है, लेकिन ये एक्सेस प्रोलिफरेशन को रोक रहा है। कौन? ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो इट इनहिबिट्स एक्सेस proliferation of cells, excess proliferation of cells, proliferation of cells। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब सुसाइडल जीन्स क्या होती हैं? ठीक है, these genes are responsible for these genes are responsible for apoptosis। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब सुनना बात ध्यान से, ये वाली जीन का काम एकदम बस समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, लेकिन जीन्स के नाम आपको ये दोनों तो याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब सुनो पूरी बात बहुत ध्यान से। क्या होता है जब आपने लास्ट क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, जब आपने माइटोसिस पढ़ा होगा बेटा, तो वहां पर बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं। ये देखा जाता है चेक पॉइंट्स पे कि भैया कोई ये जो सेल है इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्या इसके जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और अगर डिफेक्ट निकलता है चेक पॉइंट पे, अगर डिफेक्ट निकलता है चेक पॉइंट पे, तो उस सेल को प्रोग्रामिंग के तहत इस जीन को एक्टिवेट करके मार दिया जाता है, क्योंकि ये एबनॉर्मल सेल अगर एम फेज में एंटर कर गई और एम फेज में डिवाइड करने लगी बेटा, तो ये एबनॉर्मल या एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन इसमें हो सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जीन्स जो होती हैं, ये जीन्स जो सुसाइडल जीन्स होती हैं, ये किसको रेगुलेट कर रही हैं बेटा? आपके एपोप्टोसिस को। और एपोप्टोसिस की जो मैंने बात की है, मैंने एक नहीं कई बार आपको बता रखा है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर एबनॉर्मल सेल हमको चेक पॉइंट पे मिल जाएगी, अगर एबनॉर्मल सेल हमको चेक पॉइंट पे मिल जाएगी बेटा, तो हम लोग उसकी क्या कर देंगे, उसको मार देंगे प्रोग्रामिंग के तहत। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया। चलिए, तो इन जीन्स को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया और पढ़ भी लिया। कौन कौन सी जीन बेटा? प्रोटो ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन और सुसाइडल जीन। अब इसको समझो, इसको समझो। सपोज करो यहां पर एक सेल है, सपोज करो बेटा यहां पर क्या है, आपका एक सेल है, ठीक है। ये आपकी क्या है? सेल है, ठीक। अब इसको डिवाइड होना है, इसको डिवाइड होना है। चलिए डिवाइड करते हैं इसको, इसको डिवाइड होना है, ठीक है। और डिवाइड होके ये नॉर्मल सेल बनाएगी, डिवाइड होके ये नॉर्मल सेल बनाएगी, बिल्कुल सत्य वचन। आइए देखते हैं। तो ये डिवाइड होके ये नॉर्मल सेल बना दी बेटा, ठीक है। साइज को अवॉइड कीजिएगा, साइज को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो इनके जो प्रोलिफरेशन में, एक तो ध्यान रखना, ध्यान रखना मैंने क्या बताने की कोशिश की है, मैंने बताने की कोशिश की है कि यहां पर प्रोटो ऑन्कोजीन की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? प्रोटो ऑन्कोजीन की, ऑन्कोजीन की। तो ये जब एक्टिवेट रहेगी तभी यहां पर क्या होगा? नॉर्मल प्रोलिफरेशन। आ गई बात समझ में? ट्यूमर
सप्रेसर जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये भी क्या रहेगी बेटा, आपका पॉजिटिव रहेगी। तो ये इसके एक्सेसिव प्रोलिफरेशन को रोक देगा, ये इसके एक्सेसिव प्रोलिफरेशन को रोक देगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं कि अगर इन जीन्स में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, इन जीन्स में क्या हो जाए बेटा, म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन के बाद इसी को, इन जीन्स में अगर जीन्स में चेंज हो जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। आइए देखते हैं। अब अगर हमने बात किया कि यहां पर कोई सेल है बेटा, यहां पर कोई सेल है, ठीक है, और इसमें क्या हो गया आपका ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्म। कैसे हुआ होगा, सुनना बात ध्यान से, कैसे हुआ होगा, बिल्कुल बात ध्यान से सुनना, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या होगा, सेल्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन। क्या होगा बेटा, सेल्स का एक्सेसिव प्रोलिफरेशन। ठीक बच्चों, तो ये क्या हो गई आपकी, ये क्या हो गया बेटा आपका जो फॉर्मेशन हुआ अब ये क्या हो गया, ट्यूमर। इसी को हमने क्या बोला, एबनॉर्मल सेल्स या ट्यूमर। इसी को अब हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स या ट्यूमर। आ गई बात समझ में। तो ये हुआ क्यों, ये हुआ क्यों, ठीक है, आइए बात समझते हैं क्यों हुआ। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मार्क माय वर्ड बच्चों, मार्क माय वर्ड। आपकी यहां पर प्रोटो ऑन्कोजीन थी, प्रोटो ऑन्कोजीन थी कि नहीं थी। प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या हो गया, म्यूटेशन। प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या हो गया बेटा, म्यूटेशन। अब जब म्यूटेशन हो जाएगा तो प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन, और ऑन्कोजीन क्या करेगी, इसको एक्टिवेट कर देगी। आ गई बात समझ में। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या थी बेटा आपकी, चेंज किसमें हो गई आपका, बताइए, आपकी चेंज हो गई ऑन्कोजीन में। और जब ऑन्कोजीन में बेटा जब चेंज हुआ, ये ऑन्कोजीन में जब चेंज हुआ तो इसने इसको एक्टिवेट कर दिया और एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हुआ। लेकिन मुझे बताइए, क्या यहां पर ट्यूमर सप्रेसर जीन की अगर हम बात करेंगे, अगर हम ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात करेंगे बेटा, तो क्या यहां पर ये एक्टिवेट रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये इसका काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ट्यूमर सप्रेसर जीन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर ये इनएक्टिव हो जाएगी। आ गई बात समझ में। तो यहां पर क्या होगा, ये इनएक्टिव। अभी हम सुसाइडल जीन्स की बात नहीं करेंगे, बस दो ही जीन्स को बार बार मैं लेके चलूंगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटो ऑन्कोजीन यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन को। आ गई बात समझ में। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। एक बार देखिए फिर मुझे बताइए कोई दिक्कत है क्या बेटा यहां पर आपको। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया। और ये सेल्स क्या थी, ये वाली सेल्स क्या थी बेटा आपकी, नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल्स। आ गई बात समझ में। तो अब मैंने यहां पर क्या देखना है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने वही तो बताया ना बेटा, मैंने कोई कोई गलत चीज थोड़ी बताई है। अब देखो मैंने यहां पर सिंपल सा बताया कि प्रोटो ऑन्कोजीन थी, प्रोटो ऑन्कोजीन थी बेटा, ठीक है। इस प्रोटो ऑन्कोजीन में क्या हुआ, म्यूटेशन।
क्या हुआ बेटा? म्यूटेशन। अब जब म्यूटेशन होगा, जब म्यूटेशन होगा बेटा, तो अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन किस में चेंज हो जाएगी? आपकी ऑन्कोजीन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑन्कोजीन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ठीक। अब ठीक है, एक बात हम और कर लेते हैं यहां पर। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर ट्यूमर सप्रेसर जीन की, ट्यूमर सप्रेसर जीन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होगा, इसमें भी क्या होगा? आपका म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन होने की वजह से अब ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो जाएगी बेटा? आपकी इनएक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनएक्टिव। कुछ नाम नहीं दिया गया है बेटा, क्या हो गई ये? इनएक्टिव। ठीक है, दोनों ही जगह क्या हुआ? म्यूटेशन। और इसी दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होने से हुआ क्या बच्चों? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ ये कि अब सेल्स का क्या हो सकता है? अब सेल्स का क्या हो सकता है बेटा? एक्सेसिव प्रोलिफरेशन, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स डिवाइड करके ट्यूमर्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। आ गई बच्चे बात समझ में? तो म्यूटेशन हुआ और ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या हो गई? कन्वर्ट किस में हो गई बेटा? ऑन्कोजीन में। और ऑन्कोजीन की अगर हम बात कर रहे हैं, ये चीज भी याद रखिएगा, ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑन्कोजीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। क्या बोला बेटा मैंने? एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। आ गई बात समझ में? चलिए, तो मुझे लगता है कि अब मैंने ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बेटा क्या किया? आपको समझा दिया। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं और आगे चल सकता हूं। अब ये जो म्यूटेशन हो रहा है, ये जो म्यूटेशन हो रहा है, कौन कॉज कर रहा है? ये जो म्यूटेशन हो रहा है, वो कॉज कौन कर रहा है? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्सिनोजेंस। क्या बोलेंगे बेटा? कार्सिनोजेंस। अब सुनो क्या होते हैं कार्सिनोजन? कार्सिनोजेंस आर द सब्सटेंसेस विच विच कैन कॉज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं क्या जीन्स में? आगे बात समझ में? तो याद रखिएगा, कार्सिनोजेंस आर सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट्स ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला पॉइंट अब बेटा हम और आगे देख सकते हैं कि नहीं? ठीक है बच्चों, चलिए। तो अब मैं बहुत अच्छी तरीके से क्या बोल सकता हूं बेटा? कार्सिनोजेंस के बारे में। तो कार्सिनोजेंस के बारे में अगर हमने बात करनी है, तो मैंने क्या बोलना है? सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस दैट causes oncogenic transformation या कैंसर, या कैंसर। ठीक है, सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस दैट कॉजेज ऑन्कोजेनिक 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 ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कैंसर। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो कि कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं या ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन को कॉज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आपका कार्सिनोजेंस। अब इसके हम लोग टाइप देखते हैं बच्चों, इसके हम लोग टाइप देखते हैं। पहला अगर हम बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं रेडिएशंस की।
किसकी बात कर रहे हैं बेटा आपकी, बताइए, रेडिएशंस की। तो रेडिएशंस में बेटा दो होती हैं, बताइए, हाँ, यूवी रेस एंड गामा रेस, ठीक है, यूवी रेस एंड गामा रेस। अगर हम बात करते हैं किसकी, यूवी रेस की, यूवी रेस। अब मान लीजिए ये करती कैसे होंगी, एक्चुअली जब यूवी रेस बेटा डीएनए पे पढ़ेंगी तो थाइमिन डाइमर्स का फॉर्मेशन करती हैं, और जब इसमें बेटा करेक्शन होगा, रिपेयर हो जाएगा, तो रिपेयर होने के बाद कुछ रिपेयर रह जाएगी, जिसको जिसको मैं बोल सकता हूं कि क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। तो यूवी रेस डीएनए में बेटा क्या कॉज करा देंगी, म्यूटेशन। इतनी बात समझ में आई क्या बेटा, इतनी बात समझ में आई क्या आपको, बताइए, आई कि नहीं बेटा बात समझ में आपको, बताइए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो मुझे लगता है अब कोई दिक्कत वाली बात बेटा आपको नहीं है कि यूवी रेस डीएनए में क्या कॉज कर सकती है, म्यूटेशन। एक चीज मैं आपको यहां पर और बताना चाहूंगा बेटा कि यूवी रेस जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आयोनाइजिंग। क्या बोलते हैं बेटा, नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये क्या है बेटा आपकी, नॉन आयोनाइजिंग क्या है आपकी, रेडिएशन, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं एक्सरे और गामा रेस की, किसकी बात करते हैं बेटा, एक्सरे और गामा रेस की। एक्सरेज एंड गामा रेस, ये भी क्या कॉज करा सकती हैं बेटा, क्या कॉज करा सकती हैं, म्यूटेशन। और ये क्या होती हैं आपकी, आयोनाइजिंग। ये क्या होती हैं बेटा आपकी, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अच्छा एक चीज बेटा मैं यहां पर आपको और बताना चाहूंगा, और वो ये बताना चाहूंगा कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जो गामा रेस होती हैं वो प्लांट्स में ज्यादा म्यूटेशन कराती हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमारे में एक्स रेस ज्यादा म्यूटेशन कराती हैं, ठीक है। चलिए तो रेडिएशंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। जैसे कि एक एक कैंसर होता है बेटा जीरोडर्मा पिगमेंटोसन, वो भी रेस के कारण ही होता है, तो वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। स्किन का कैंसर होता है जीरोडर्मा, डर्मा मतलब कि स्किन, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम क्या होता है बेटा, इन रेडिएशन के कारण ही होता है। तो बस मैं इसका बस नाम भर आपको लिखकर बता देता हूं, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, आ गई बच्चे बात समझ में। चलिए अब हम लोग रेडिएशंस के बाद जो थर्ड सेकंड आएंगे बेटा, दैट इज केमिकल। बहुत सारे केमिकल बेटा क्या कॉज कर सकते हैं, म्यूटेशंस। अच्छा हाँ एक चीज बेटा मैं बताना आपको यहां पर भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, ठीक है। यहां पर एक चीज लिख लीजिएगा, यहां पर एक चीज लिख लीजिएगा, ऑल कार्सिनोजेंस आर म्यूटाजेंस, जो कि म्यूटेशन कॉज करा सकते हैं। जितने भी कार्सिनोजेंस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, म्यूटाजेंस, ठीक है। बट ऑल म्यूटाजेंस आर नॉट कार्सिनोजेंस। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा, ठीक बच्चों। चलिए तो ये वाला पॉइंट भी अपने को याद हो गया, ठीक। अब आ जाइए केमिकल पे। अगर हम केमिकल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे केमिकल भी हो, जैसे कि डाई हो गया बेटा, ठीक है। जो डाई वर्कर्स होते हैं उसमें यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा स्मोकिंग, स्मोकिंग उससे लंग कैंसर बहुत कॉमन होता है,
ठीक है, उसमें भी बेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं और बेंजीन डेरिवेटिव्स कैंसर कॉज कर सकते हैं। जैसे कि बीटल और टोबैको च्युइंगिंग के कारण बेटा ओरल कैंसर होता है। ठीक है, उसमें भी बहुत सारे बेटा केमिकल्स होते हैं जो कि आपका म्यूटेशंस कॉज करके ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे, जिनसे क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे केमिकल हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत, अगर हम बात करेंगे किसकी, स्मोकिंग की, और अगर हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसमें क्या होंगे, बहुत सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। बहुत सारे इसमें क्या हो सकते हैं बेटा, आपके बेंजीन डेरिवेटिव्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा आपका, बताइए, और क्या हो सकता है बच्चों? स्मोकिंग, टोबैको, टोबैको, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल, जो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे कि जो आप आजकल जो आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक में भी बेटा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कार्सिनोजेंस नहीं है, लेकिन वो किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं बेटा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि एनर्जी ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। ठीक है, बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक भी आपके शरीर को बहुत बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं बेटा। अभी अभी जो शोध हुआ है उससे पता चला है कि ये बहुत ज्यादा किडनी को डैमेज कर रहे हैं बेटा। इस चीज को अभी आप ध्यान रखिएगा। तो आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स होते हैं बेटा, आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स होते हैं, वो भी कॉज कराते हैं। फोर्थ, अगर हम बात करते हैं बेटा डाई की, ठीक है, याद रखिएगा, डाई वर्कर्स में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है। डाई वर्कर्स में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाले पॉइंट भी अपने को समझ में आ गए। केमिकल के बाद और क्या हो सकते हैं बेटा आपके? फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं बहुत सारे। क्या बेटा मैंने बोला? फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट। अब फिजिकल एजेंट क्या हो सकते हैं? जैसे कि अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करें बेटा, शार्प टंग, टंग जो बेटा, शार्प शार्प टंग बोल रहा हूं, सॉरी, शार्प टीथ, जो आपके टीथ होते हैं बेटा, वो अगर बहुत ज्यादा कभी कभी अगर पिंच कर दें तो उससे भी ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। बट बहुत रेयर होता है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा तो जीव कटते ही रहता है। ठीक है, तो उसे डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ मेरा कहने का मतलब क्या है कि शार्प टीथ कैन कॉज टंग कैंसर। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखिएगा, शार्प टीथ, शार्प टीथ कैन कॉज, शार्प टीथ कैन कॉज टंग कैंसर। टंग कैंसर, ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। और एक चीज मैं आपको और बताऊं बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं कंगरी, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कंगरी, कंगरी सुने हो कभी? क्या कश्मीर में बेटा लोग अपने आप को वार्म रखने के लिए बेटा एक कंगरी होती, मतलब कि एक जो ऐसे डोलची टाइप को समझ लीजिए, जिसमें क्या रखे, कोयला वगैरह रखा होगा। ठीक है, और वो वार्म रखने के लिए कंगरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो कंगरी को बहुत ज्यादा अगर बहुत समय तक ले, अगर एक्सेसिव, अगर उससे एक्सपोज हो रही है अगर आपकी स्किन, तो कंगरी में के कॉज भी, कारण भी बेटा क्या हो सकता है, कैंसर। ठीक है, तो कश्मीरी पीपल्स में ये देखने को मिल सकता है बेटा। ठीक है, तो कंगरी कैंसर, कंगरी कैंसर, कैंसर याद रखिए किस में होगा बेटा आपका, इन द कश्मीरी पीपल।
क्यों क्यों रखते हैं कंगरी? क्योंकि ठंड होती है ना बेटा वहां पर, ठीक है। तो बॉडी को वार्म रखने के लिए वो क्या करते हैं, कंगरी को बहुत ज्यादा अपने पास रखते हैं। तो एक्सेसिव एक्सपोजर के कारण भी क्या हो सकता है बेटा आपका? कैंसर। ये स्किन कैंसर है। अच्छा अच्छा, कंगरी कैंसर कौन सा है बेटा आपका? स्किन कैंसर है, याद रखिएगा। आ गई बात समझ में? और लास्ट अगर हम बात करें बेटा, बायोलॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बायोलॉजिकल एजेंट में मैं 3 नाम याद करा रहा हूं आपको। एक तो अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, हिपेटाइटिस बी वायरस, नाम तो सुना होगा, सुना है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है, हिपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। ये क्या कॉज कराता है बेटा आपका? लीवर का कैंसर कॉज करा सकता है, बिल्कुल सत्य वचन। क्या कॉज कराएगा? लीवर कैंसर। लीवर कैंसर। एक हम लोग बोलते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा, बायोलॉजिकल एजेंट, ये जो वायरस के नाम लिख रहा हूं, ये तो बायोलॉजिकल एजेंट ही है ना बेटा। एक है बेटा आपका एप्स्टीन, एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। इससे होता है बेटा आपका बर्किट्स लिम्फोमा। क्या होता है बच्चे आपका? बर्किट्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा, लिम्फोमा, लिम्फोमा। आ गई बात समझ में बेटा? बी लिम्फोसाइट का कैंसर है बेटा, बी लिम्फोसाइट का कैंसर है। बर्किट्स लिम्फोमा क्या है आपका? बी लिम्फोसाइट का कैंसर है, ठीक है। और एक वायरस आपको अगर और याद आ रहा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बताइए कौन सा वायरस है बेटा? एक है आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा वायरस। इससे क्या होता है बताइए? बताइए, पढ़ा होगा आपने, क्या होगा बताओ बच्चों, बोलते रहा करो। इससे होगा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। तो आपको सब याद है तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बायोलॉजिकल इवेंट, बहुत सारे वायरसेस भी बेटा क्या कॉज करा रहे हैं आपके, क्या कॉज करा रहे हैं आपको, याद रखिएगा। हाँ बताइए, कैंसर कॉज करा रहे हैं, ठीक है। इन इन वायरसेस के पास जो जीन होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं बेटा? वी ऑन्कोजीन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इन वायरसेस के पास क्या होती है, इन वायरसेस के पास क्या होती है बेटा? वी ऑन्कोजीन, वी ऑन्कोजीन, जो कि क्या कॉज करा सकती है आपका? कैंसर कॉज कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये कार्सिनोजेंस बेटा आपको याद हो गए होंगे। एक बार ध्यान से देखो इसको, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे लगता है अब आपको कोई दिक्कत वाली बात बेटा यहां पर नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पर और अगर मेंशन कर दूं तो बेटा आप बुरा नहीं मानोगे, याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन भी बेटा, अगर क्योंकि एस्ट्रोजन केमिकल में भी आएगा, तो मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर देता हूं कि एस्ट्रोजन की भी अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो एस्ट्रोजन भी आपका बेटा रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, कैंसर के लिए। एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से होता है, इसका बेसिक्स बेटा आप देखेंगे जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तब, ठीक है। तो अभी के लिए बस मुझे नाम याद आ गया तो मैंने यहां पर ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी यहां पर लिख दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी वायरस भी होता है बेटा, उसके कारण क्या होता है आपका?
उसके कारण भी क्या होता है लीवर कैंसर। एक और वायरस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण भी कपोसी सार्कोमा होता है बेटा। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा आपका क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा यहां पर आपका समय नहीं खाऊंगा, क्योंकि बेटा ऑलरेडी ये 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग कार्सिनोजेंस अगर हम लोग पढ़ लिए, तो अब हम लोग जो बेसिक्स देखेंगे, एक चीज और, क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्रोमोसोमल एबरेशंस aberrations can also lead to can also lead to cancer. Chromosomal aberrations can also lead to cancer. यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए चलिए, तो मैं समझता हूं कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं, तो क्या समझ में आ गया होगा नालायक को? अब समझाऊंगा। अब यहां पर एक मैं बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट एक कैंसर की, जो कि होता है बेटा आपका ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ब्लड कैंसर। आइए देखते हैं। ब्लड कैंसर। ठीक बच्चों, तो अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड कैंसर की, तो ब्लड कैंसर दो तरीके से होगा। मतलब दो, बहुत सारा होता है, मैं सिर्फ आपके लेवल पे बता रहा हूं, जो आपके कहीं ना कहीं मेंशन्ड है, इसलिए मैं बता रहा हूं इसको। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्या बोला बेटा मैंने? क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रोनिक माइलॉइड माइलॉइड ल्यूकेमिया। ठीक है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। आ गई बच्चे बात समझ में? अब इसमें देखो होता क्या है, इसमें होता है, देखो, अगर आपने कभी जेनेटिक्स पढ़ी होगी बेटा, तो उसमें क्रोमोसोम्स पढ़े होंगे आपने, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, मतलब कुछ पार्ट ऑफ सेगमेंट क्रोमोसोम का टूटकर दूसरे क्रोमोसोम पर जाकर जुड़ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन या क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो ये जो ब्लड कैंसर होते हैं, दोनों ही कैंसर बेटा जो मैं बात करने वाला हूं, ये मैं बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन या रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब होता क्या है बेटा, यहां पर होता यह है कि मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 9 की अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम नंबर 9 की बात कर रहे हैं। ये है आपका क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 आ गई बात समझ में बेटा? ठीक है, और एक होता है आपका क्रोमोसोम नंबर 22। एक क्या होता है बेटा आपका क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, ये क्या हो गया आपका क्रोमोसोम नंबर 22। तो होता क्या है कि इसका कुछ पार्ट यहां से टूट जाएगा, यहां का कुछ पार्ट यहां से टूट जाएगा बेटा, और टूटने के बाद ये यहां पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये है बेटा आपका क्रोमोसोम नंबर 22। क्रोमोसोम नंबर 22। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ किसके किसके बीच में बेटा? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हुआ क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 12 के बीच में। ठीक है, और ये जो नया क्रोमोसोम बना बेटा, ये खोजा गया था फिलाडेल्फिया में कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। या आप पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं यहां पर, हाँ, आपको हंसी आएगी। हुआ क्या कि जब हम लोग एमबीबीएस सेकेंड ईयर में थे, तो उस टाइम पर
वाइवा हो रहा था हमारा, ठीक है। तो उस टाइम पर पैथोलॉजी में ये सब आप चीज़ पढ़ते हैं, जो आपका सेकेंडरी का जो सब्जेक्ट होता है पैथोलॉजी, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसमें से एक बच्चे से ये पूछा गया कि बताओ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। तो उसने बताया हाँ हाँ, ये सच है। तो उसने बताया कि ये क्रोमोसोम फिलाडेल्फिया टाइप का दिखता है और इसीलिए इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। अब उन्होंने बोला अच्छा कोई फिलाडेल्फिया कोई जानवर होता है क्या, तो वो फिर वो कुछ नहीं बोल पाया। खैर एनीवे, तो ऐसी चीजें बेटा मेडिकल कॉलेज में होती रहती हैं, आप देखेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां पर एक चीज आपको बता दी, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम बना है बेटा, ये जो क्रोमोसोम बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों। चलिए, क्रोमोसोम, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये मैंने क्या बना दिया आपको, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक हम लोग अभी पढ़ के आए हैं क्या बच्चों, बर्किट्स लिम्फोमा, हाँ, जो कि एब्स्टीन बायर वायरस से होता है बेटा, हाँ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा भी बोलते हैं, बर्किट्स लिम्फोमा, बर्किट्स लिम्फोमा। याद रखिएगा बच्चों, अगर हम बर्किट्स लिम्फोमा की बात कर रहे हैं तो इसी को हम लोग, जब आप लोग एमबीबीएस में पहुंच जाएंगे तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बोलेंगे। अभी मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। इसमें भी होता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोम नंबर 8 एंड क्रोमोसोम नंबर 14 के बीच में क्या होता है बेटा आपका, 14 के बीच में क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम नंबर 8 और क्रोमोसोम नंबर 14 के बीच में होता है। तो ये ब्लड कैंसर को भी बताना जरूरी था बेटा, क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, जो कि मैं आपको बताता हूं ताकि आपके हर प्रोस्पेक्ट, चाहे आप जेनेटिक्स से रिलेट कर लें, अगर कोई भी चीज जेनेटिक्स से रिलेटेड आती है तो मैं उसको बताना जरूरी समझता हूं बेटा, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाते हैं, ठीक बच्चों। तो ये वाला पॉइंट भी मुझे समझ में आ गया कि ब्लड कैंसर में हमने क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया देखा और एक बर्किट्स लिम्फोमा देख लिया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स। आइए देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स, उसके बाद हम और आगे चलते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या हो गया है कि अब 1 घंटा बेटा हो गया है इस लेक्चर का, तो मैं भी इसको भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि अभी काफी चीजें इसमें बची हुई हैं, ठीक है। आधा और पौन घंटे का लेक्चर इसमें अभी और रहेगा, ठीक है। इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आप मेरे लेक्चर्स को 2x में करके देख सकते हो, क्योंकि मैं एक ही चीज को कई बार रिपीट करता हूं, और वो रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको चीजें आपके दिमाग में बस जाएं, ठीक है। तो यहां पर होता है आपका ये वाला पार्ट ए खत्म। अब हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट बी पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल्स और टाइप्स ऑफ कैंसर, और फिर हम लोग देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ ट्यूमर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट और उसका डायग्नोसिस। बस, तो ये हार्डली 40 मिनट्स में बेटा ये कंप्लीट आपका हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से बता दी, फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या नॉर्मल सेल्स में होता है, फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जीन होती हैं नॉर्मली, फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया बेटा कि कार्सिनोजेंस क्या होते हैं और वो क्या क्या कॉज करा सकते हैं बेटा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया 2 ब्लड कैंसर के बारे में, जिसको मैंने बोला सीएमएल और बर्किट्स लिम्फोमा, ठीक बच्चों। चलिए, तो हम लोग अब जो नया लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे ट्रीटमेंट और टाइप्स ऑफ कैंसर और ट्यूमर। ये छोटी छोटी चीजें बेटा जो रह गई हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक बच्चों। तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और
कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। और इसके नोट्स बेटा आपको मिल ही रहे होंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो नोट्स को आप बेटा प्रॉपर तरीके से बनाते रहिए। ठीक बच्चों, चलिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच बेटा।